Once again, I am here in front of you with another new story named as Bholi. As I have already discussed with you 2 lessons of prose section, 2 poems of poetry section, and I have touched a grammar topic also. Today, I'll discuss with you Bholi. Bholi is a very sensitive story and it is very realistic story, you can say, with a dramatic end by K. Abbas. The character not just symbolizes simplicity but innocence also. In the end, she symbolizes courage. From her very childhood, Bholi was neglected at home. Her parents are much worried about her marriage because she has poke marks all over the face. They think that nobody will marry her. Her parents send her to school because they feel there is little chance of getting married. And what role does the teacher play in her life? Does she come up to the expectations of the teacher? We'll find in the story. तो बेटा, ये जो कहानी है, इस कहानी में जो हमारी मेन कैरेक्टर भोली, एक्चुअल में उसका जो रियल नेम था वो सुलेखा था, लेकिन उसको शुरू से ही भोली कहा जाने लगा क्योंकि वो थोड़ी सी मंदबुद्धि थी। वो इसलिए कि बचपन में ही जब वो 10 साल की थी तो वो अपनी चारपाई से नीचे गिर पड़ी, जिसके कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और वो मंदबुद्धि कहलाने लगी। भोली नंबरदार रामलाल की चौथी संतान थी, वो उसकी चौथी बेटी थी। बचपन से ही भोली बहुत प्यारी और बहुत गोरी थी, बट व्हेन शी वाज 2 years old, लेकिन जब वो दो साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक आया और सिर्फ उसकी आंखें बची रही और उसकी पूरी जो बॉडी थी वो स्मॉल पॉक्स के निशान से भर गई। थोड़ा सा ही बचपन में जो वो सुलेखा थी, जिसे भोली भी कहते थे, वो बोलने में भी उसे बहुत दिक्कत आती थी, यानी कि वो बोल नहीं पाती थी। और जब 5 साल की उम्र में उसने बोलना सीखा तो वो स्टैमर करती थी। स्टैमरिंग यानी हकलाना। जब हमें बोलने में मुश्किल आती है और हम स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल लगाते थे। और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि वो बहुत कम बोलने लगी, इस डर से कि मैं बोलूंगी और बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। रामलाल ने अपने बेटों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज में भेजा, अच्छे स्कूल्स में भेजा, शहर के स्कूल्स में भेजा उसने अपने बेटों को। और उसने अपनी बेटियों की शादियां भी बड़े अच्छे घरों में की। जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी भी शादी कर दी गई। भोली के पैदा होने से पहले राधा की शादी कर दी गई। दूसरी बेटी जो मंगला थी उसकी भी शादी तय कर दी गई। रामलाल ने अभी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रखा था, क्योंकि ये सारी बड़ी तंदुरुस्त और सुंदर दिखने वाली लड़कियां थी। लेकिन भोली के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो देखने में भी सुंदर नहीं थी और ना ही वो पढ़ी लिखी थी। तो इसलिए उसे उसकी चिंता बहुत सताती थी कि इसके साथ शादी कौन करेगा। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला गया। गांव के तहसीलदार नंबरदार होने के नाते रामलाल के पास आए और उन्हें कहा कि तुम गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा हो, तो तुम्हें अपने गांव की बेटियों को एनकरेज करना है कि वो प्राइमरी स्कूल में दाखिला लें। उस रात रामलाल ने अपनी बीवी के साथ बातचीत की कि ऐसे ऐसे तहसीलदार द्वारा आदेश आया है कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें लड़कियों को भेजा जाए। तो इसने कहा, रामलाल ने, कि क्यों ना, क्योंकि तहसीलदार ने उसको बोला था कि तुम अपनी बेटियों को भेजो पढ़ने के लिए स्कूल में।
तो जब उसने ये बात अपनी बीवी से कही तो बीवी ने जोर से उसको चिल्ला के कहा, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम लड़कियों को स्कूल भेज देंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? तो इस पे उसने कहा, ऐसा करते हैं कि हम भोली को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा समझदार भी नहीं है और उसका शादी का चांस भी कम है, उसका चेहरा भी बदसूरत है, तो चलो स्कूल के टीचर ही उसकी चिंता करें, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन रामलाल घर आया, उसने भोली का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलूं। भोली को तो स्कूल का पता ही नहीं था कि स्कूल होता कैसा है। उसे सिर्फ अपनी उस गाय का चेहरा याद आया जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था और कुछ दिन पहले ही उसको किसी के हाथों बेच दिया गया था। तो भोली ने भी डर के मारे नो 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 नो, क्योंकि वो स्टैमरिंग करती थी, कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो इस पे रामलाल चिल्लाया, क्या है तुम्हें, पागल हो तुम मूर्ख, मैं तो तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूं और वहां पे जो टीचर्स और बाकी बच्चे हैं वो हमें देख के क्या कहेंगे, तुम ऐसा कर रही हो। तो उसके लिए कभी नए कपड़े जो है कभी नहीं घर में आए थे भोली के लिए, उसे हमेशा अपने बहनों के पहने हुए कपड़े ही दिए जाते थे, या जब वो धुलाई के बाद कपड़े श्रिंक हो जाते थे तो उसे वही कपड़े पहनाए जाते थे। और उसे उस दिन अच्छे से उसका कॉम किया गया, उसमें तेल डाला गया और उसको उस दिन तैयार करके स्कूल ले जाया गया। जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लास में थे। रामलाल ने उसको उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। किसको? भोली को। तो वहां पे भोली ने अपने आप को बहुत अकेला पाया, डर के मारे वो कमरे के कोने में दुबक के बैठ गई और वो बाकी बच्चों को देखने लगी कि ये कैसे कर रहे हैं। ये बाकी वहां पे क्लासरूम में चार्ट्स लगे हुए थे, उधर से वो सब कुछ पढ़ रहे थे बाकी बच्चे, लेकिन ये उनको देख के डर गई और वो एक कोने में दुबक कर बैठ गई। वहां पे जो एक लेडी टीचर थी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसने भोली से कुछ कहा लेकिन भोली की समझ में कुछ नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पे जो तस्वीरें लगी थी उनकी तरफ देखने लगी। कलर्स फैसिनेटेड हर, जो वो उन चार्ट्स के कलर थे वो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। घोड़ा जो था ब्राउन कलर का था, उसको याद आया कि तहसीलदार तो इस पे बैठ के हमारे गांव आया था। गोट बकरी काले रंग की थी। पैरट वो ग्रीन कलर का था, जैसा कि उसने अपने बागों में आम के पेड़ के ऊपर देखा था। और जो काऊ उनकी लक्ष्मी की तरह थी जो उन्होंने घर में रखी थी। तो अचानक भोली ने नोटिस किया कि टीचर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। टीचर उसके पीछे बैठी थी और वो उससे पूछ रही थी कि व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। बड़े प्यार से उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने आपको बेटा पहले बताया कि वो स्टैमर करती थी, तो उसने उसी तरीके से बोला भोली। तो फिर वो रोना शुरू हो गई और उसने अपना सर अपने घुटनों में छुपा लिया और उसकी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर किसी का सामना कर सकूं। When the school bell rang, the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. मतलब जब स्कूल की बेल हुई उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के बाहर जाऊं जैसे बाकी बच्चे बाहर गए, और वो सुबकती रही। भोली टीचर की आवाज बहुत प्यार से उसने उसे बुलाया, क्योंकि उसे इस तरह की आवाज सुनने की आदत ही नहीं थी। उसे तो हर टाइम डांट फटकार से पुकारा जाता था। उसने कहा उठो, अब मुझे अपना नाम बताओ। वो फिर से हकलाई भोली। फिर से उसको टीचर ने बड़े प्यार से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। भोली। और अंत में वो एकदम से उसने अपना नाम बोला भोली। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम रोज स्कूल आओगी। उसने कहा हाँ मैं आऊंगी। उसके बाद टीचर ने उसे एक बुक दी। बुक जो थी बहुत कलरफुल बुक थी, उसमें बड़े सारे पिक्चर्स थे, कलरफुल पिक्चर्स थे, जिसे बड़े बड़े अक्षरों में ब्लॉक लेटर्स में उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली उनका नाम लिखा गया था। उसने कहा टीचर ने कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी।
फिर उससे भी बड़ी दूंगी। इस तरह धीरे 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 तुम सब कुछ पढ़ना लिखना सीख जाओगी और गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पे हंसेगा। लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हें प्यार से बुलाएंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम स्टेमर भी नहीं करोगी, यानी हकलाओगी नहीं। सुना? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। यह सब किसने बोला? भोली को उसकी टीचर ने बड़े प्यार से बोला। भोली को ऐसा लगा कि जैसे मंदिर की घंटियां उसके कानों में बज रही हैं और जो उसके सामने, घर के सामने एक पेड़ है, उस पर बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं और उसका घर जो, मतलब उसका जो दिल था, एक नई आशा के साथ धड़कने लगा। इस तरह साल पर साल बीत गए और वो जो गांव था, छोटा सा गांव, एक कस्बा बन गया। छोटा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया और वहां पे एक टीन के शेड में सिनेमा भी दिखाया जाने लगा। मतलब कहने का था कि जो गांव की लाइफ थी वो टोटली चेंज हो गई। एक रात डिनर के बाद, खाना खाने के बाद, रामलाल ने अपनी वाइफ को बोला, क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी रिश्ता? तो उसने कहा हाँ, भोली को इतना अच्छा पड़ोसी, हमारे पड़ोस से एक रिश्ता आया है, इतना अच्छा दूल्हा कहाँ मिलेगा? उसकी अपनी दुकान है, अपना घर है और मैंने तो सुना है उसके पास हजारों बैंक में पैसे भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो दहेज के लिए नहीं मांग रहा। उसने कहा ठीक है, लेकिन ही इज नॉट सो यंग। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी एज का है। किसने बोला? भोली की मदर ने रामलाल को बोला, यानी कि जो विशंबर था वो रामलाल की एज था और रामलाल भोली का फादर था। वो तुम्हारी एज का और वो लंगड़ाता भी है, लिम्स यानी लंगड़ाना, वो लंगड़ाता भी है। और मोर ओवर उसकी फर्स्ट वाइफ के बच्चे, उसकी पहली शादी हो चुकी थी, वो बड़े बड़े बच्चे हैं। तो उसकी वाइफ ने बोला इससे क्या हुआ, 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। ये कोई बहुत आदमी के लिए बहुत एज नहीं होती। हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है और उसे उसके पॉक मार्क्स के बारे में पता नहीं है। अगर हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सारी उम्र ऐसे ही रहेगी। और मैं हैरान हूं। फिर उसने बोला मैं हैरान हूं, क्या बोलेगी भोली, क्या सोचेगी? उसने कहा कि वो क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। फिर रामलाल ने धीरे से बोला ठीक है, तुम ठीक कहती हो। तो दूसरी तरफ भोली ये सब कुछ सुन रही थी, अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुन रही थी। बिशंबर नाथ जो था एक ठीक ठाक दुकानदार था। He came with a big party of friends and relations with him for wedding. शादी के लिए वो बहुत गाजे बाजे के साथ बारात लेके आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse, जिसे हिंदी में बोलते हैं घोड़ी पे बैठ के बड़े गाजे बाजे के साथ वो भोली से शादी करने आया। रामलाल इतना सब देख के बहुत खुश हुआ कि उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोली की बड़ी शादियां जो है, बड़ी जो बहनें थी, वो उसके भाग्य पे उससे जल रही थी, उसे ईर्ष्या कर रही थी। जब वो मोमेंट आया तो पुजारी ने कहा ब्रिंग द ब्राइड। जब लग्न मंडप में दुल्हन को बुलाया जाने लगा कि दुल्हन को लाया जाए, भोली रेड सिल्क दुल्हन की ड्रेस में वहां आई और वहां जहां पे अग्नि के पवित्र फेरे लिए जाने थे, अग्नि के आसपास गार्लैंड द ब्राइड। बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने बोला कि हार पहनाया जाए दुल्हन को। तो ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। उसने हार उठाया उसको पहनाने के लिए दुल्हन दूल्हे को। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। दुल्हन के चेहरे से एक गांव की औरत ने घूंघट, वेल यानी घूंघट हटा दिया, उसके मुंह से घूंघट सरक गया। तो बिशंबर को एक हल्की सी उसकी झलक दिखाई दी। गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। वो हार उसके हाथों में ही रहा। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। उसने, दुल्हन ने जल्दी से वो अपना घूंघट फिर से नीचे सरका लिया। तो बिशंबर के दोस्त ने उसको पूछा, बिशंबर ने
अपने एक दोस्त को पूछा कि क्या तुमने उसे देखा? उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स थे। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या है, तुम भी तो इतने यंग नहीं हो। उसने कहा मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। लेकिन अगर मैंने उससे शादी करनी है तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल उठा, उसने अपनी पगड़ी उसके पाँव में रख दी, अपनी जो रिस्पेक्ट बिशंबर के पाँव में रख दी। उसने कहा कि मेरा मजाक मत बनाओ, डोंट ह्यूमिलेट मी, 2,000 रुपए ले लो। उसने कहा नहीं, 5,000 नहीं तो तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। उसने कहा कृपया मेरी हालत पे ध्यान दो, अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं इस गांव में क्या अपना मुंह दिखाऊंगा। उसने कहा फिर 5,000 रुपीज लाओ। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. उसकी आंखों से आंसू एकदम से निकल पड़े। वो अंदर गया, वहां से उसने पैसे लेके आए और वो उसके पैरों में रख दिए। बिशंबर के लालची चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जो जुआ खेला था वो जीत गया। उसने अब ऐसे बड़े शान से बोला कि अब मुझे हार दो। अब एक बार फिर से वो घूंघट जो था उस चेहरे से सरका, लेकिन इस बार वो आंखें नीचे नहीं थी, वो ऊपर देख रही थी, बिल्कुल सीधी, जो उसका हस्बैंड बनना था। उसकी आंखों में एक घृणा थी, एक गुस्सा था। अब वो पछतावा नहीं था। तो बिशंबर ने वो जैसे ही उसकी गर्दन में डालने के लिए हाथ झुकाया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि भोली ने एक झटके से उसको हार को आग में फेंक दिया और वहां से वो उठी और उसने अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी, भोली जोर से बोली कि उसकी पिता, माता, बहनें, सारे रिश्तेदार, पड़ोसी अचानक उसे देखना शुरू हो गए, क्योंकि पहले तक वो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, अब वो एकदम से बिना रुके बात कर रही थी। वो भी एकदम से शॉक हो गया जब उसने बोला आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं ये इस इंसान से शादी नहीं करूंगी, टेक योर मनी बैक। उसने एकदम से बिल्कुल क्लियर वॉइस में ये वर्ड्स बोले। सब हैरान रह गए। रामलाल चिल्लाया, भोली आर यू क्रेजी, तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो, क्या तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं है? तो भोली ने बोला आपकी इज्जत की खातिर ही आई वॉज गोइंग टू मैरी दिस ओल्ड मैन, बट नाउ I will not marry such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी और कभी नहीं करूंगी। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. लोगों की बातें करना तो काम है, उनकी बस जुबानें खुल गई और बातचीत शुरू हो गई। हमने तो सोचा था इसके मुंह में जुबान ही नहीं है। तो बिशंबरनाथ जो है वो भी एकदम से हैरान रह गया। भोली एकदम से मुड़ी उस औरत की तरफ, उन्होंने कहा यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवन काउ, दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर? उसने कहा अब हाँ, आप बोलते हो कि इसके ये बेजुबान है, ठीक है मैं हूं, लेकिन अब मैं बेजुबान नहीं रहूंगी, अब मैं बोलूंगी। इस तरह वो बिशंबर जो था वो अपने पार्टी को लेके वापस चला गया और जो बैंड बाजे वाले थे वो भी उन्होंने इस सेरेमनी का एंड किया और उन्होंने अपना क्लोजिंग सॉन्ग, बड़ी मतलब कि उनकी ट्यूनिंग ही चेंज हो गई। कहाँ वो हंसते हंसते आए थे, अब उनकी गाने का ट्यूनिंग चेंज हो गई और रामलाल उठा, उसका जो झुका हुआ सर था, अपने आप को वो बहुत ग्लानि महसूस कर रहा था कि बारात हमारे आंगन से वापस गई है। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone has gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you." रामलाल भोली की साइड घूमा, उसने कहा तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ अब कोई शादी नहीं करेगा। What will you do? तुम क्या करोगी? तो वो बोली सुलेखा, जो उसका असली नाम था। उसने बड़ी जोर से बोला, Don't worry, Pitaji. In your old age, I will serve you, and mother, I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, madam? मैं अब उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैं पढ़ी हूं। क्या ठीक नहीं है ये मैडम जी?
जिस टीचर ने उसे पढ़ाया था, जिसने उसे इनकरेज किया था, ये बात उसने अंत में उससे कही। तो टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। उसने कहा यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने कहा बिल्कुल। एंड हिर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और उस टीचर के चेहरे पे ऐसा संतोष था जैसा कि कोई आर्टिस्ट अपना बहुत बड़ा मास्टरपीस बनाने के बाद फील करता है, जब भोली ने कहा कि मैं उसी स्कूल में टीचर बन के काम करूंगी जहां मैं पढ़ी हूं। तो इस तरह ये कहानी का एंड हुआ। और रियली इस कहानी के अंत में टीचर ने ही उसे प्रेरित किया था ये सब करने के लिए। अदरवाइज शुरू में तो वो एक डम को का जैसे उसको बोला गया है वो थी। तो इस तरह बेटा ये आपकी शॉर्ट स्टोरी थी, ये एक बहुत अच्छी स्टोरी भोली। तो इसमें भी जो आपकी ग्लॉसरी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे पोक मार्क्स हैं, मार्क्स कॉज बाय स्मॉल पॉक्स, एंड सिंपलटन अ फुलिश पर्सन जिसे हम मंदबुद्धि बोलते हैं, मिमिक टू कॉपी, मैटेड अनटाइडी हेयर, गेन सेपरेट रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, डाउनकास्ट लुकिंग डाउनवर्ड्स, एंड इज्जत इज ऑनर। दिस इज ग्लॉसरी। नाउ योर होम टास्क फॉर द लेसन, जो हमने ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है बेटा, इस शॉर्ट स्टोरी में आपके लिए कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच शॉर्ट स्टोरी जो भी पढ़ोगे आप, जो भी सुनोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, भोली का कैरेक्टर है। तो भोली के कैरेक्टर को बड़े ध्यान में रखकर आप उसे कीजिएगा। और कहीं पे कोई क्वेरी होगी या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कल मैं फिर आपसे मिलूंगी एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।